अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला आप लोगों को शादो आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत हालात हाज़िरा के मुताबिक इस तरीक़े के जो हालात पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कि हर तरफ एक बेचैनी सी, एक तबाही सी फैली हुई है। चारों तरफ आप लोग इस तरीक़े के माहौल को देख रहे हैं। दोस्तों, आए दिन कोई ना कोई नया मामला हमारी और आपकी निगाहों के सामने आता रहता है। आप लोग अपनी निगाहों से उन मामलात को मुलाहिज़ा करते रहते हैं। अज़ीज़ साथियों, आइए मैं आप लोगों को उसी हालात के मुताबिक एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग देखिए और उसके बाद बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आइए ज़रा इस वीडियो पर गौर कीजिए। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं, झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी दोस्तों, अजीज कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। प्यारे दोस्तों, अजीज है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। सभापति महोदय, दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों को लेकर कल माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और अभी आदरणीय नेता सदन बात कर रहे थे, आइए उनकी सच्चाइयों पे भी बात करते हैं। 1911 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया तो रायसीना हिल्स के चारों तरफ जो मुसलमानों की ढेर सारी जमीनें थी उनको एक्वायर किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल विस्टा की तरह लुटियन जोन का मेगा प्लान तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा।
तब यह तय हुआ कि वो जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जस का तस रहने दिया जाएगा। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, जाब्तागंज, सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो, ऐसी 123 संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना और उसके बाद एक नया शहर बसाया गया जिसे लुटियंस जोन का नाम दिया गया। फिर 1943-45 के बीच एक और समझौता हुआ आजादी से पहले, उसके तहत काफी सारी वक्फ जायदादों को सुन्नी मजलिस औकाफ बनाकर उसके अंडर किया गया ताकि उसकी देखरेख की जा सके। गृह मंत्री जी 2 दिन से सदन में जो बात कह रहे हैं वो दरअसल 123 संपत्तियां उसी सुन्नी मजलिस औकाफ के तहत आती। सभापति महोदय, आजाद भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में 1954 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। दिल्ली की वही 123 प्रॉपर्टीज को 1970 में सर्वे गजट करके गजट नोटिफाई किया गया। नदीम भाई, पिछले 4-5 दिन पहले एक 6 साल की स्कूली ड्रेस में एक बिटिया की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जोहरा नाम था उस बेटी का, कश्मीर की रहने वाली वो बेटी है, 6 साल की। अपने स्कूल से लौट के आई थी और जब वो स्कूल से लौट के आई थी, स्कूल का ड्रेस पहने हुई थी, तब उसको पता चला कि उसके वालिद जो सेना में थे, राशिद साहब, मरहूम राशिद साहब, वो एक मुठभेड़ में मारे गए। और मैं ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि उस 6 साल की बिटिया जब घर पहुंची है स्कूल से, तो उसके सेना में मौजूद वालिद की लाश उसके घर आई हुई थी। और वो बेटी जब रोई है और उसकी वो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, तो कश्मीर के डीआईजी ने कहा था कि जोहरा, तुम्हारे आंसू मेरे कलेजे को चीर रहे हैं। मैं उस बेटी की आंखों को अपनी उसके आंसू को अपनी आंखों में रखता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। साहब, आपको याद होगा वो सियासी वादे कि एक सर के बदले 10 सर लाए जाएंगे, लाहौर चढ़ करके ये कर दिया जाएगा। मैं कन्नौज वालों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले 10 साल में यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए थे जितने पिछले 3 साल में मारे गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाला एक भी नेता, एक भी मिनिस्टर ऐसे शहीदों के घर जाकर के उनके आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है। तब मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बोलूं। एक ऐसा वक्त है जब मीडिया ने भी अपना एक पक्ष चुन लिया है, जब मीडिया के जो मालिकान हैं वो राज्यसभा में जाने के लिए नेताओं के पैर चूम रहे हैं। ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि हम शायरों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमें बोलना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है। मैं सलाम करूंगा अपने तमाम डाइस में मौजूद उन कलमकारों को, नदीम भाई से लेकर के अली से लेकर के चांदनी तक, जो हर रात किसी न किसी शहर में सच की अलग जगा रहे हैं। मुझे याद आता है कि संसद की सीढ़ियों से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उतर रहे थे। तमाम नेतागण मेरी इस बात को सुने, आपके काम आएगा बोलने के। पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनके साथ उस वक्त के बहुत बड़े हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी उतर रहे थे, वो भी संसद में थे। दोनों लोग साथ साथ चल रहे थे। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया सीढ़ियों पर, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने दिनकर जी से कहा कि दिनकर जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब हमेशा उसे सहारा देने का काम करेगा। मुझे लगता है कि एक ऐसा दौर है जब आत्ममुग्धता का दौर है, जब हमारे प्रधानमंत्री को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है। ऐसे लम्हों में इमरान की जिम्मेदारी बनती है कि वो बोले। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। अपने गुस्से को तालियों में ढाल के पहुंचा देना दिल्ली के एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। दिल्ली
तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। चीन की इतनी हिम्मत कि हमारे सैनिकों के सीनों पे हाथ मार करके सियाचिन के पास से उन्हें ढकेला जा रहा है। और हमारे देश के वित्त मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक चीन के प्रधानमंत्री को झूला झुला करके चाय पिला रहे हैं, चाय भी खुद बना के पिला रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने खुद चाय बना के पिलाई तो मुझे अच्छा लगा कि चलो आदमी प्रधानमंत्री भले ही बन जाए लेकिन मूल धंधा नहीं भूल रहा है। यह अहम बात है। तब मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। ने बहुत अच्छा, चाय वाले का जिक्र आते ही आपकी आंखों में जो चमक आती है उससे पता चलता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कल से सुबह से ऐसे ही किसी चाय का धंधा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि बड़ा मुनाफे का धंधा है। लेकिन कन्नौज वालों, मेरी एक बात याद रखना, किसी भी ढाबे पर, किसी भी होटल पे कोई भी छोटा बच्चा आपको चाय बेचता नजर आए तो उसे पकड़िए, उसे किसी बाल श्रम भेज दीजिए, उसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेज दीजिए, चाय मत बेचने दीजिए, जिससे वो आगे चल करके मुल्क का भविष्य न खराब कर सके। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे छू